वज़ीर आज़म शहबाज की तर्क कंपनियों को तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफाई शुबों में ताउन बढ़ाने की दावत पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है। पाकिस्तान और तुर्की ने अगले 3 सालों में $5 बिलियन के दो तरफा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तेफाक किया है, जैसा कि दोनों बिरादर ममालिक की क़यादत ने पहले ही इत्तेफाक किया था। ये मुआहदा पीर को यहाँ तुर्की के दौरे पर आए हुए वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ीदान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में सामने आया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भाईचारे के ख़ुसूसी रिश्तों पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने दोतरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शुबों में दोतरफा ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। बेल्जियम के सफ़ीर ने पीर को कहा कि पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को यूरोपीय यूनियन (EU) के नए तिजारती क़वानीन के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है, जो कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (GSP+ प्रोग्राम की मौजूदा तौसी से पहले नाफिज अल-अमल होंगे। सफ़ीर चार्ल्स डी लोगन ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CCI के साथ एक मीटिंग में कहा, पाकिस्तान को नए GSP+ रेगुलेशन के लिए दरख्वास्त देनी होगी, जो मौजूदा तौसी से पहले नाफिज अल-अमल होगा, जो 2027 तक है। कारोबारी बरादरी को सियासी हुक्काम को इस ज़रूरत से आगाह करने की ज़रूरत है ताकि एक हमवार मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के GSP+ में मज़ीद 4 साल की तौसी कर दी गई है, 2027 तक। सफ़ीर डी लोगन ने कहा कि पाकिस्तान GSP+ मुआहदे का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, जिसने यूरोपीय यूनियन को मुल्क का अहम तिजारती शराकतदार बना दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल 2023 वो साल था जब बेल्जियम और पाकिस्तान के दरमियान दोतरफा तिजारत मुतवाज़िन रही, जो कि बहुत अच्छा था क्योंकि बेल्जियम पाकिस्तान को दरपेश अदायगियों के बहरान में हिस्सा नहीं डालता। एक छोटे मुल्क के तौर पर बेल्जियम के लिए गैर मुल्की तिजारत बहुत ज़रूरी है। बेल्जियम की मईशत अशिया की दरामद ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का इजाफा करके उनको तब्दील करने और फिर इसी को बरामद करने पर जिंदा रहती है। यही वजह है कि बेल्जियम के लिए गैर मुल्की तिजारत और आज़ाद तिजारत बहुत ज़रूरी है। एल्ची ने कहा कि GSP+ यूरोपीय यूनियन की तरफ से इन ममालिक के साथ किए गए एक मुआहदे से ज़्यादा है, जो इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक और माहौलियात समेत मुतअद्दिद मसाइल पर एक जैसे समझे जाते हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इंतहाई अहम था। मौसमियाती तब्दीली के मनफी नताइज से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं कि CCI के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान GSP+ के मुकम्मल नफाज के लिए पुरज़्म है। माली साल 2023 में यूरोपीय यूनियन को बरामदात $8 बिलियन से तजावुज़ कर गई, जबकि बेल्जियम यूरोपीय यूनियन के अंदर सबसे बड़े बरामदी मकामात में से एक के तौर पर उभरा। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को पाकिस्तान की बरामदात रवा माली साल के 9 जुलाई 2023 से मार्च 2024 के दौरान तकरीबन $405 मिलियन की थी, जो कि तवक्कुआत से कम थी और मौजूदा मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए इसे तसल्ली बख्श सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देना। शेख ने कहा कि हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कायम की है, जिसमें मुनाफा बख्श शुबों बशमूल कानकनी और मदनियात, तवानाई, ज़राअत और लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनत, सियाहत और निजकारी को निशाना बनाया गया है। बेल्जियम की कंपनियों को चाहिए कि वो उन शुबों में मौक़े तलाश करें और बाहमी तिजारत, बरामदात और इक़्तिसादी ताउन को तक़वियत देने के लिए मुश्तरका मंसूबों में शराकत दारी पर गौर करें। उन्होंने बंदरगाहों और जहाज़ रानी के शोबे में बेल्जियम के तजुर्बे से सीखने और इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जिससे पाकिस्तान को तकनीकी तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और कारकर्दगी में इजाफा के ज़रिए अपनी बंदरगाह की सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तिजारती रुकावटों को कम करने के लिए कस्टम के तरीक़ाकार को आसान बनाने, कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने और तिजारत को बढ़ाने के लिए SMEs को सहूलत फराहम करने की ज़रूरत है।
कि CCI के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान और बेल्जियम को तालीमी शोबे में इदारा जाती रवाबित भी पैदा करना होंगे जो आलमी सतह पर उनकी मुसाबकत को बढ़ाने के लिए सीखने के अनमोल मौके फराहम करने के साथ साथ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की इस्तेदाद कार में इजाफे में मददगार साबित होंगे। उन्होंने ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, प्लास्टिक, खुराक और लाइवस्टॉक, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, धातकारी, शीशा और कागज वगैरह को मुश्तरका मंसूबों के लिए मुमकिना शुबों के तौर पर भी शनाख्त किया। अगले बजट 2024-25 के लिए 12.7% की आला औसत शरह पर CPI पर मबनी अफरात ज़र का तसव्वुर करते हुए बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ज़ेर तैयारी सरमायाकारी पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर करे और ज़्यादातर कामों में शफाफियत को यकीनी बनाए। रैपिड स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वाशिंगटन में मुकीम कर्ज दहिंदा ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत आने वाले खुसूसी इक्तिसादी जोन्स सज़ के लिए हुकूमत की जानिब से पेश करदा टैक्स छूट के बारे में भी दरियाफ्त किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू हदफ पर IMF नॉन टैक्स रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है क्योंकि ज़ेर गौर तजवीज़ अगले माली साल में 1.08 ट्रिलियन रुपए तक वसूली बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाना, कार्बन लेवी को थप्पड़ देना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की 0 शरह की तलाफी करें। IMF ने PDL के साथ पेट्रोल और डीजल पर 18% GST लगाने की सिफारिश की है। फिर भी हुकूमत लेवी लगाने के ऑप्शन की तलाश कर रही है ताकि ये NFC अवार्ड के तहत वफाकी तकसीम शुदा पूल FDP का हिस्सा न बन जाए। इस तरह सूबों के साथ तकसीम नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की तकर्री पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP का इजलास 7 जून को तलब कर लिया। JCP की तश्कील 18 आईनी तरमीम के तहत की गई है जो आला अदलिया में जजों की तकर्री के लिए लाजमी है। JCP सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली आसामियों को पर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी समेत 9 जजों के नामों पर गौर करेगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में JCP के अरकान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस अमीन अल-दीन खान, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर शरीक होंगे। तारर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की असल तादाद 17 है जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत सिर्फ 14 जजेस हैं। ये तीनों ओहदे जस्टिस उमर अता बिंदियाल की रिटायरमेंट और जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफों के बाद पर किए जाने हैं। ताइवान के नौ मुंतखब सदर विलियम लाई ने चीन से मुतालबा किया है कि वो इस जजीरे को धमकियां देना बंद करे और उसकी जमहूरियत के वजूद को कबूल करे। उन्होंने बीजिंग पर जोर दिया कि वो पीर को हल्फ उठाने के फौरन बाद महाज आराई को मुज़ाकरात से बदल दे। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान चीन की धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा जो तवील अरसे से इस जजीरे पर अपना दावा करता है। चीन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि ताइवान की आज़ादी एक मुर्दा अंजाम है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबन ने पीर की से पहर को रोज़ाना की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इसके बावजूद किसी भी बहाने या बैनर के तहत इसका ताक़ुब किया जाता है। ताइवान की आज़ादी का धक्का नाकाम होना मुक़द्दर है। बीजिंग मिस्टर लाई और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP को नापसंद करता है जिसे वो आज़ादी के हामी के तौर पर देखते हैं और जनवरी में उसकी इंतखाबी जीत के बाद से उसने ताइवान के पानियों और फ़िज़ाई हुदूद के अर्द गिर्द फ़ौजी दरअंदाजी को बढ़ा दिया है। चीन की तरफ से इस तरह की फ़ौजी दरअंदाजी पिछले कुछ सालों में एक मामूल का मामला बन गया है जिससे तसादुम के ख़दशात पैदा हो गए हैं। अपनी तकरीर में मिस्टर लाई ने इसे आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा तज़वीराती चैलेंज करार दिया। लेकिन 66 साला बूढ़ा भी अपने पेशो सदर साई अंगवैन के इस्तेमाल करदा फार्मूले के करीब से फंस गया जिसकी मीरास बीजिंग के बारे में उसकी मोहतात लेकिन मुस्तहकम हैंडलिंग से बयान की जाएगी।
डॉक्टर से सियासतदान बने मिस्टर लाई ने जनवरी में 3 तरफा सदारती दौर में कामयाबी हासिल की और अपने लिए बेमिसाल तीसरी मुद्दत हासिल की। उन्होंने 2020 से मोहतरमा तिसई की नायब सदर और इससे पहले बतौर वजीर आजम खिदमात अंजाम दी। अपने छोटे दिनों में वो एक ज्यादा बुनियाद परस्त सियासतदान के तौर पर जाना जाता था, जिसने खुलेआम ताइवान की आज़ादी का मुतालबा किया, जो कि बीजिंग के गुस्से की वजह से था। इसने उन्हें इंतखाबात से पहले एक मसला साज का लेबल लगाया था और चीन के सरकारी मीडिया ने यहाँ तक तजवीज़ किया कि उनके खिलाफ अलहदगी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। रूस ने पीर को कहा कि इसकी अफवाज ने यूक्रेन के गांव बेलोग्रिवका पर कब्जा कर लिया है, जो कि कैफ के कंट्रोल में मशरकी लोगांस्क के इलाके की चंद बाकी बस्तियों में से एक है। लोगांस्क यूक्रेन के उन 4 खतों में से एक है जिन्हें मॉस्को ने 2022 में इल्हाक करने का दावा किया था और उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना क्रेमलिन की एक तवील अरसे से तरजीह रही है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि फ़ाल जंगी कार्रवाइयों के नतीजे में फौजियों के जुनूबी ग्रुपों की इकाइयों ने बेलोग्रिवका की बस्ती को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा, बेलोग्रिवका, जिसकी आबादी तनाज़ो से पहले तकरीबन 800 अफराद पर मुश्तमिल थी, लोगांस्क के इलाके में यूक्रेन की मुज़ाहमत की अलामत थी और इसे 2022 में कैफ की अफवाज ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन की फौज गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान शदीद दबाव में आ गई है। वो खार्किव के इलाके में एक ताज़ा रूसी हमले का मुकाबला कर रही है, जबकि इसे अगले मोर्चों पर गोला बारूद की शदीद किल्लत का सामना है। मॉस्को का दावा है कि इसने पिछले 1 हफ्ते में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 25-2024 का बजट 7 जून जुमा को कौमी असेंबली में पेश करेगी। आइंदा बजट इजलास 6 जून जुमेरात को शुरू होगा और वफाकी हुकूमत 7 जून जुमा को कौमी असेंबली में बजट 2024-25 पेश करेगी। वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब बजट 2024-25 कौमी असेंबली में पेश करेंगे। वजीर खजाना की जानिब से जुमा को बजट 2024-25 पेश करने के बाद स्पीकर कौमी असेंबली ऐवान को 2 दिन के लिए मुलतवी कर देंगे और पीर को दोबारा इजलास होगा। 2 दिन के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी बजट 2024-25 पर बहस शुरू करेगा, जो जून के आखिर तक जारी रहेगा। ऐवान जून 2024 के आखिर में बजट 2024-25 की मंजूरी देगा। बजट 2024-25 इसी दिन सेनेट में पेश किया जाएगा, जिस दिन यह कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सेनेट बजट पर बहस करेगा और 14 दिन में इस पर सिफारिशात तैयार करेगा। सेनेट 2012 के रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के कायदा 130 के मुताबिक जब ऐसा कोई बिल सेनेट को मुंतकिल किया जाता है तो वो 14 दिन के अंदर अगर कोई हो तो इस पर कौमी असेंबली को सिफारिशात दे सकता है। सऊदी अरब सितारे देखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डार्क स्काई रिजर्व तामीर करेगा। दी नेशनल न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब का रेड सी ग्लोबल रोशनी की आलूदगी को तकरीबन 0 तक कम करके मगरबी साहिली इलाके को सियाहती मकाम में तब्दील करेगा। सऊदी अरब को जदीद बनाने की कोशिश में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तेजी से मुल्क के मंजरनामे को तब्दील कर रहे हैं। नीविम जैसे मुस्तकबिल के मंसूबों को शुरू करने से लेकर अपने पहले स्विमिंग सूट फैशन शो के इनेकाद तक बादशाही ने एक तवील सफर तय किया है। अब मलिक ने बहेरा अहमर के आलमी नाम से अपने मातोकान कशी दोबारा तख्लीकी सियाहती मंजिल के मंसूबे के तहत दुनिया के सबसे बड़े सियाह आसमानी ज़खायर की तामीर के मंसूबों की निकाब कुशाई की है। सल्तनत के शुमाल मगरिब की तरफ वाक़े 28,000 मुरब्बा किलोमीटर साहिली इलाका रेत के टीलों और कदीम पानियों से घिरा हुआ है। ये मुल्क के सबसे कम रोशनी आलूदा इलाकों में से एक है। रीड सी ग्लोबल में रोशनी के एसोसिएट डायरेक्टर एंड्रेस बेट्स ने कहा, लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जब आप इंतहाई तारीक माहौल में होते हैं तो आप कितने सितारों को देख सकते हैं। लोगों का इस मंजिल तक पहुंचने और दोबारा जड़ने के काबिल होने का ख्याल। सितारे खूबसूरत हैं और ऐसी चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को नहीं मिलती। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तारीक आसमानी रिजर्व टेक्सास में ग्रेटर बैंड है।
वर्ल्ड एटलस ऑफ आर्टिफिशियल नाइट स्काई ब्राइटनेस के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां रोशनी की आलूदगी की वजह से रात का आसमान सही मानों में नहीं देखा जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फिशिंग आर्ट इस सऊदी शहजादे की मलकियत है। स्पेशल वन, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फिशिंग आर्ट की कीमत $70 मिलियन है। सऊदी अरब के अमीर शहजादा तुर्की बिन मुकरीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फिशिंग आर्ट है जिसे स्पेशल वन कहा जाता है और उसकी मालियत $70 मिलियन है। स्पेशल वन में 6 डेक शामिल हैं। इन्हें डिच स्टूडियो वेरापेक ने नुमाया तौर पर डिजाइन किया है। ये इतने बड़े पैमाने पर है कि ये अमरीकी बहरिया के नए जहाज को शिकस्त देने का इम्कान है और लग्जरी के मुताबिक ओलंपिक के साइज के स्विमिंग पूल से ज्यादा लंबा है। ये एक लंबी दुख्श, ऊंचे बलवारिक्स और एक कम माहीगीरी कॉकपिट के साथ आता है। दूसरी तरफ अंदरूनी हिस्सों को राजदारी से ढांप दिया गया है जैसा कि इस तरह के ज्यादातर शाही जहाजों का मंजर है। मजीद ये कि ये वाकई पुरतायुश है जो कि 499 टन के हजम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फिशिंग आर्ट की इजाफी खुसूसियात और खदमात में एक सैलून, लाउंज एरिया और 12 मेहमानों के लिए एक बड़ी गीली शामिल है जिसकी खिदमत 8 हमले के अरकान करते हैं। जॉन टिमरमैन, रॉयल ह्यूजमीन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, ये बात सबको मालूम है कि रॉयल ह्यूजमीन टीम को इंजीनियरिंग के नए चैलेंजेस को हल करने के मौके से बेहतर कोई चीज़ पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर अगर वो एक मुनफरिद प्रोजेक्ट तस्वुर की शक्ल में आए। स्पेशल वन, जो कि एक समंदरी जहाज है जो एक अमीर आदमी के लिए शौक के साथ डिज़ाइन किया गया है, M2 इंजनों के साथ 35 नॉट्स की तेज़ रफ्तारी के साथ काफ़ी कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्ची स्पोर्ट फिशिंग आर्ट को पहले रॉयल ह्यूजमीन मोटर आर्ट प्रोजेक्ट 406 कहा जाता था।